नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी में 2022 के महासंग्राम के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए वादों की बौछार हो रही है और कोई दल खास समुदाय को अपने खेमे में शामिल करने की रणनीति बनाने में लगा है, तो कहीं बीजेपी अपने कार्यकाल के विकास कार्यों की रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। और वहीं विपक्षी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये विपक्षी पार्टियां अपने तरकश में आरोपों के तीर लेकर सदन से लेकर सरकार पर लगातार बौछार कर रही है। लेकिन सरकार भी विपक्ष के आरोपी कार्ड तैयार किए बैठी है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2022 की चुनावी जंग में यूपी की जनता किस दल के संग है। और एक तरफ सरकार बेहतर कानून व्यवस्था, माफियाओं पर लगाम, गड्ढा मुक्त प्रदेश, रोजगार, गरीब किसानों सहित हर वर्ग के लिए योजनाओं की रिपोर्ट दिखा रही है। वहीं विपक्ष भी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था सहित कई तरह के आरोप लगा रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि साइकिल हाथी हाथ क्या कमल को देगी मात। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, उनसे तारुफ करवाएंगे। लेकिन तो तमाम पार्टियों की कितनी तैयारी हो चुकी है और किस दल की कितनी तैयारी है, क्या कुछ खास चल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता साक्षी दिवाकर जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आस्था तिवारी और सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख हम कर लेंगे बीजेपी प्रवक्ता साक्षी दिवाकर जी का। साक्षी जी, तमाम खास मुद्दे सामने आ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से विकास को लेकर कहा तो गया, लेकिन विकास नहीं किया गया। विपक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही है वो आपको भी पता होंगी कि खास अब आने वाले वक्त में सरकार का बदलाव होगा, जनता मतदान अपने मन से करेगी, तो बीजेपी को किस हिसाब से मतदान किया जाएगा, विपक्ष की तरफ से कई चीजें कही गई हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, जब उत्तर प्रदेश की बात आती, जब से भाजपा की सरकार आई, यहाँ पे जो दंगे, जो जिस वजह से पीड़ित होकर जनता ने हमें चुना था, जो उनकी बेसिक शिकायत थी वो तो हमने दूर कर दिया। आज हमारा प्रदेश दंगों के लिए नहीं, उत्तम प्रदेश में गिनती होती है। उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया। अगर मैं बात इकोनॉमी की बात करूं तो ये छठे स्थान से दूसरे स्थान पे आ गया है। तो लगातार कार्य हो रहे हैं और जो बेसिक योजनाएं जो हम बना रहे हैं या जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं, हमारी कोशिश है कि वो घर घर तक पहुंचे और हम उसे धरातल तक पहुंचा भी रहे हैं। तो हम जनता के बीच में विकास के मुद्दे को ही लेके जाएंगे, क्योंकि हमने लगातार बहुत सारे कार्य किए हैं और बिना किसी भेदभाव के किए हैं। हमारी पार्टी में ये नहीं है कि हिंदू को ही दिया जाएगा या मुस्लिम को ही दिया जाएगा या दलित को ही दिया जाएगा। हम जो भी योजना बना रहे हैं उसमें सबको बराबर का अधिकार दे रहे हैं और बिना किसी भेदभाव तक उस तक वो पहुंचा भी रहे हैं। तो हम विकास के मुद्दे के साथ ही जनता तक जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है जो भी हमने कार्य किए हैं जनता उसे स्वीकार भी करेगी और हमें 2022 में एक बार दोबारा मौका देगी। ठीक है आस्था जी, अगर हम कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अगर कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत और भी करनी है। देखिए, ये बात यहाँ पर कांग्रेस की मेहनत, ये एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगी। मुझे आवाज एको कर रही है मेरी, प्लीज आप इसको कुछ अगर करा सकती हैं तो। हम तब तक सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक जी की राय जान लेते हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से हम तमाम पार्टियों की तैयारी देख रहे हैं, हर पार्टी की तरफ से अपनी कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है। फिर चाहे सपा की तरफ से हो, बसपा की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, हर दल अपनी बात रख रहा है और जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल सपा की तरफ से अगर हम मुद्दों को लेकर बात करें, कौन से खास मुद्दे जो लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए, हम तो विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, कुपोषण के मुद्दे पे, इन सब पे बात करना चाहते हैं। इनके मुद्दे पे हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं, किसानों के मुद्दे पे जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अभी मैं बहन को सुन रहा था, साक्षी बहन को, कि वो बता रही थी कितने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 पे है, महिला अपराध में नंबर 1 पे है, पेपर लीक होने में नंबर 1 पे है, बिना काम के प्रचार करने में उसमें भी नंबर 1 पे है। अगर इन्होंने काम किया होता तो इन्हें कलकत्ता की रोडें नहीं दिखानी पड़ती अपने विज्ञापन में और अमेरिका की फैक्ट्री की फोटो नहीं दिखानी पड़ती। पहली बात। दूसरी बात, मैं बहन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बजट 21-22 का अभी एलोकेशन हुआ था कुछ दिन पहले,
तो मैं उसके संबंध में कुछ बात पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना में 1200 करोड़ रुपए आवंटन हुए, वो 1200 करोड़ रुपए कहां गए? जरा बहन से ये सवाल मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना जो कहते हैं कुपोषित बच्चों के लिए होती है, उसमें 1,100 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, उसमें से कितने रिलीज हुए? किसान भंडारण केंद्र जो इनकी सरकार के संकल्प पत्र में भी था 2017 में 5,000 बनने थे, मैं सिर्फ 5 गांव के नाम पूछना चाहता हूं जहां वो किसान भंडारण केंद्र बने, उसका भी बजट उन्मुक्त हुआ है और कहां बने? मैं ये सीधे सीधे सवाल अपनी बहन से पूछना चाहता हूं। साक्षी जी। जी, इन्होंने सही बताया। मैं बजट ही लेके बैठी हूँ अपने पास में। कहाँ बने इसकी अभी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, आप चाहे तो आरटीआई के माध्यम से कर लीजिए। इस समय की जो सरकार है करप्शन फ्री है। जो आप अभी दंगों का आरोप लगा रहे थे या कुपोषण का आरोप लगा रहे थे, किसान 2017 से पहले भूखा मरता था। 2017 के बाद में आपने एक खबर नहीं सुनी होगी कि कहीं पे किसान भूखा मरा है। अरे कोरोना जैसी महामारी के टाइम में भी हमने, अगर मैं भारत सरकार की बात करूँ, 80 करोड़ जनता को अगर मुफ्त अन्न बांटा है तो वो मोदी सरकार की उपलब्धियों में काउंट होता है। दूसरी तरफ मैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, लगातार कार्य चल रहा है, हर क्षेत्र में कार्य चल रहा है। और अगर मैं सिर्फ इस तालुका जी वेयर हाउस वगैरह का जो अभी आप जानकारी ले रहे हैं, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊंगी इसका, लेकिन आप ये निश्चित रहिए कि सही जगह ही पैसा जा रहा होगा। करप्शन का बिल्कुल कहीं चार्ज आप लगा ही नहीं सकते इस सरकार पे। 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, बीच बीच में आप सरकार की तरफ से आ जाते हैं संजय जी आरोप लगाने के लिए, और फिर मुंह की खा के जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे आके पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई करप्शन नहीं हो रहा है। तो आरोप से हम एकदम ये कह सकते हैं कि हमारी मंत्रिमंडल पे एक आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि ईमानदारी के साथ में जो पैसा जहां अलोकेट किया जा रहा है वहीं पे ही जा रहा है और जनता तक सीधे पहुंच रहा है। अब ये पुराना समय नहीं है कि 1 रुपया भेजो तो 15 पैसे पहुंचता है। अगर 1 रुपया भेज रहे हैं तो 1 रुपया पूरा जनता के खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। आस्था जी, जी क्या कहेंगी आप? नहीं कह रही थी कि विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो इसलिए उठा रहा है विपक्ष सवाल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काम के नाम पर सिर्फ झूठ की और जुमलों की बारिश हो रही है। योगी सरकार के पास कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं है, और जैसा कि सपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि कलकत्ता की फोटो है और अमेरिका की फैक्ट्रीज की फोटो है, इनको अपने विज्ञापन में लगाने की जरूरत न पड़ती अगर इन्होंने कोई भी एक अच्छा बड़ा कार्य किया होता। यदि इन्होंने कोई कार्य किया होता तो यहाँ पर युवा देश का युवा जो नौकरी मांग रहा है वो सड़कों पर ना बैठा होता, शिक्षक सड़कों पर ना बैठे होते, किसानों के लिए कोई कार्य किया होता तो किसान सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर ना होते। और आपको याद होगा अभी कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की मौत सड़कों पर हुई, किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए लाइन लगानी पड़ी 2-2, 3-3 दिन तक लोगों को। आस्था जी, लोग परेशान हुए। और मेरा आप तीनों से ये सवाल, जी बोलिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अभी हमारी बहन बात कर रही थी राशन वितरण की, तो शायद उन्हें ये जानकारी नहीं होगी, मगर मैं ये बता दूं कि जो मुफ्त में राशन वितरण का नियम है ना, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत है, और ये केंद्र से 2005 फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी उसका प्रोविजन है, लेकिन बात ये है कि कितना पहले मिलता था, कितना भ्रष्टाचार सुनेंगे आपकी भी बात, एक एक करके सुन लेते हैं। आप तीनों से एक सवाल है, आपने उसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जब भी ठीक है आस्था जी, उत्सव की तरह मनाने की कोशिश नहीं करी। क्या आपने राशन कोटेदारों से टेंट लगवाकर, वहां पर टीवी चैनल लगाकर, वहां पर मोदी सजावट करवाकर मोदी जी और योगी जी के मैसेजेस को पहुंचाने के लिए नहीं कहा गया? क्या झोले नहीं पहुंचवाए गए? जब सरकार देगी तो क्या फोटो नहीं लगेगा? नहीं, सरकार जब दे रही है और भ्रष्टाचार मुक्त दे रही है, यहाँ बीच में घोटाले हमें शर्म नहीं आती है कि ये काम मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, ये पहले होता क्या था। आरोप प्रत्यारोप के बीच में आप लोगों ने कभी ये सोचा कि जनता आज के वक्त में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उनके सामने आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ हासिल नहीं होगा, जनता अपने दिमाग से चलती है, वो खुद सोच के वोट देगी। यदि आप काम करेंगे तो आपको वोट मिलेगा, यदि आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो आज की जनता इतनी स्मार्ट है, वो समझेगी कि आप क्या कर रहे हैं, तो किसी और को नीचा दिखाने से बेहतर कि आप अच्छा काम करें। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्यों दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है? इसकी जगह अगर आप अपना काम करेंगे तो क्यों जनता तो आप ही को फिर वोट करेगी, आरोप प्रत्यारोप की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभिषेक जी बोले।
अभिषेक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद अभिषेक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साक्षी जी जी मैं किसानों जी देखिए, मैं किसानों के बारे में बात करना चाहूंगी कि मैं अंतर बताना चाहूंगी कि अभी की सरकार में और पहले की सरकार में क्या अंतर आया है। कांग्रेस के समय का बताना चाहूंगी। अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूं तो लगभग 53,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि किसानों को दी गई थी एक बार कांग्रेस काल में। यही सम्मान निधि जो उत्तर अभी इस समय भारत में अभी कोरोना काल में जो कि सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधे बैंक ट्रांसफर हुए थे। अब 53,000 में अगर 15 पैसे ही पहुंचते थे तो कितने सम्मान निधि पहुंची होगी किसानों के पास में। ये बात इन्हें जब ये जनता के बीच में जाएंगे, जनता इन्हें स्वयं बताएगी कि कितना पैसा हमारे अकाउंट में डायरेक्ट मिला है या नहीं मिला है। पहले बहुत ज्यादा बजट एलोकेट किया जाता था, लेकिन जनता तक पहुंचता कैसे था। ये जो बदलाव लाई है वो भाजपा सरकार लाई है कि जितना जितना एलोकेट किया जाए उतना उतना जनता तक पहुंचे। अगर मैं बात करूं आपको शौचालय और आवास की बात मैं सबसे ज्यादा करती हूँ, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी थी जो 70 वर्ष में अभी तक जनता को नहीं उपलब्ध हो पाई थी। अब वो बीजेपी की सरकार आने के बाद हमें जनता को देना पड़ा, तो क्या हम उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे? क्या हमें हक नहीं है? या फिर हम उसका प्रचार प्रसार इसलिए भी करते हैं कि जिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल पाए और जो भी पात्र व्यक्ति है वो उससे और उस सुविधा ले सके। तो लगातार जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार जरूरी। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी सवालों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता आस्था तिवारी जी का। आस्था जी, आप कुछ कह रही थी साक्षी जी का जवाब सुनने के बाद, क्योंकि लगातार विकास के मुद्दे को लेकर जब बात होती है तो सिर्फ यही कहा जाता है कि जनता भी समझती है कि विकास कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। तो इसमें अगर अपना पक्ष रखा जाए ना कि दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय, साक्षी जी का जवाब आपने सुना, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कह रही थी कि अपने कार्य का प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, मगर झूठ का प्रचार करना बड़ी गलत बात है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ का प्रचार करती आई है और उसका एक बड़ा सा उदाहरण अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा और अभी इसी डिबेट में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस तरीके से इन्होंने कैलकाटा और अमेरिका के फोटोज का इस्तेमाल किया, योगी जी के बड़े से स्टैंड आउट। आप ये बता दीजिए, क्या वो बीजेपी का संकल्प पत्र था जिसपे हमने वो फोटो लगाई थी या हमारी तरफ से लगी थी वो फोटो? थोड़ा सा तो अब ऐसे तो मैं आपका राहुल गांधी जी लगा दूं और उसमें नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए वो एड का बीजेपी की तरफ से था? किसी एक मैगजीन ने अगर उनकी योगी जी की उपलब्धियों के नीचे किसी भी XYZ पुल का अगर विवरण अगर फोटो डाल दिया हो तो उसमें क्या एड में लगने वाली फोटो उस एड में लिखा जाने वाला कंटेंट सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको तकलीफ हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी की फोटो या फिर योगी जी की फोटो जो अन्न वितरण कार्यक्रम चल रहा था उसमें क्यों थी? देखिए, आप लोगों को फोटो के साथ साथ आप तो जो योजनाएं थी उनको ही अपने परिवार के नाम पे डाल देते थे। यहाँ पे कम से कम नाम तो प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना है, उस समय के जो प्रधानमंत्री उनके फोटो लगे हैं। लेकिन आपके कार्यकाल में क्या होता था? प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री का नहीं होता था, नाम ही आपके परिवार के नाम से होता था हर योजना का। तो वो प्रचार प्रसार से बेहतर ये प्रचार प्रसार नहीं है। जनता भी अंतर जानती है, हर जगह के प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो अपनी फोटो लगाता है। इसीलिए आप नाम लिख नहीं सकते अपना कहीं पर भी। आप लोग चाहते हैं कि आप नाम बदल करके राजनीति कर लें, तो नाम बदलने से राजनीति नहीं होगी। आप ये अपने राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ पूरे देश को एक परिवार के नाम नहीं रख देते। जनता की सेवा नाम रख करके नहीं होगी। जनता की सेवा हम लोगों ने इतने वर्षों से की है, इसलिए हम तभी हम नाम बदल रहे हैं। भाई, आपके द्वारा जितनी सेवा की गई थी उतनी नाम रखते हैं आपके द्वारा। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने इस देश पर बलिदान दिया है। आपके यहाँ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपको ये पता होगा बहुत अच्छे से। आप लोग तो ये आपको ये लगता है ना कि कांग्रेस के जो नेता है आजादी में बस उन्हीं का ही समर्पण था और किसी का नहीं था। आपने कांग्रेस और आजादी एक बना दिया है, इसीलिए आपको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वाली जो चीज है, जो भूल आपने उस समय दोहराई थी, दोबारा दोहराना चाह रहे थे। जनता ने सही जवाब दे दिया आपको। देखिए, चाहे नेहरू जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, मैं सबकी इज्जत करती हूँ क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं। लेकिन आपका ये कहना कि स्वतंत्रता में आस्था जी और साक्षी जी अगर एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं आप, और शायद आप लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब भी सही से दे पाएंगे। साक्षी जी को इंटरप्ट करने का बहुत शौक पड़ा हुआ। अभिषेक जी, आपसे जानेंगे, विकास के मुद्दे को लेकर आगे चलने की बात कही आपने, लोगों तक रोजगार पहुंचाने की बात कही आपने, कई सारी ऐसी चीजें कही कि जनता तक नहीं पहुंची है, वो अगर सपा की सरकार आती है तो पहुंचाएंगे। किस तरह से क्या खाका तैयार किया गया?
हमारा खाता जो है बहुत वो है, क्या कहता, हमारी पार्टी बड़ी आगे की सोचने वाली पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे सीधे एक सोच है कि युवाओं को रोजगार देना है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी से युवा परेशान है। किसानों की मदद करनी, उनको 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हम कर रहे हैं। जो किसान, आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, तो वो बिजली जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी है, उसके ऊपर तो ये सरकार 9 महीने से सिंधु बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही है। खाद के दाम महंगे हो गए, डीएपी महंगा हो गया। तो क्या अभिषेक जी, सपा की सरकार बनती है तो क्या बिजली सस्ती करा दी जाएगी क्या? जिस तरह से देखिए, हम बिजली घर बनाएंगे, पावर ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे, बिजली की वो करेंगे, तो अपने आप उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो बहुत सीधे सा सही है। आप मुझे एक चीज पूछना चाहते हैं, सीधा सा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 2017 से लेके 2021 में आज मुझे ये बता दे कौन से 5 नए पावर स्टेशन उन लोगों ने बनाए? सिर्फ मैं 5 पूछ रहा हूँ, 5 नए पावर स्टेशन इन्होंने सिर्फ, कहते हैं ना, शिलान्यास। साक्षी जी, कोई पावर हाउस क्यों नहीं बनाया गया? क्यों इतनी महंगी हो गई बिजली? आपने सवाल सुन ही लिया होगा। देखिए, मैं आपको मुझे कंप्लीट कर लेने दो। जी ठीक है, अभिषेक जी पूरी करिए अपनी बात करिए। साक्षी जी सुन लेते हैं, जवाब लेते हैं। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको ये पहले साक्षी जी जवाब पहले उनका सुन लेते हैं, फिर बोलिएगा। ठीक है साक्षी जी, सुनिए, पहले सवाल तो सुन लो आप। अभी आप बड़े भ्रष्टाचार और उसकी बड़ी बड़ी गाथाएं गा रही थी, तो मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। 3 जनवरी 21 में गाजियाबाद के जो शमशान में की छत गिर गई, उसमें 23 लोगों की बलि चढ़ गई। वो आपकी सरकार में अक्टूबर 20 में उसको लॉन्च किया गया था। गाजियाबाद शमशान की बात कर रहा हूं। लॉर्ड तारा का पुल जिसमें बनारस में 18 लोग दब के मर गए, आज तक उसकी जांच चलती गई। बताइए कितने दोषियों को उसमें सजा मिली है? मैं सीधा सवाल, गोरखपुर की बेटी जो अब हाल की घटना है, अपने बाप को बचाते हुए उसको गोली मार दी। ठीक है, चलिए वक्त जाया ना करते हुए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। अभिषेक जी, आपका फाइनल कमेंट दे दीजिए। हमारा सीधा है, हम विकास के मुद्दे पे राजनीति करते हैं। हम उत्तर प्रदेश को सही में उत्तर प्रदेश बनाने का 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 5 फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी ये लोग नहीं बनवा पाएंगे जो उत्तर प्रदेश में उनके ऑफिस के एड्रेस ये लोग नहीं दे पाएंगे। आस्था जी, आपका फाइनल कमेंट। कम करें, झूठ बोलना कम करें। ठीक है, आस्था जी, आपका फाइनल कमेंट। प्रदेश के किसानों का गन्ना आ रही हूँ साक्षी जी, 1000 बकाया बचा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक 2020 से लेकर के 21 तक लगभग 1936 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो होमगार्ड वेतन घोटाला, पीपीई घोटाला, यहाँ तक कि क्या करेंगे मिशन 2022 में जीत हासिल करने के लिए? फाइनल कमेंट में बताएं। फाइनल कमेंट में आपको बस यही बात बताना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जो फेलियर्स है ना बड़े बड़े, वो हम सब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच लेकर के जाएंगे। और क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम क्या करने वाले हैं। और आस्था जी, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, दूसरे के फेलियर से ज्यादा अपना काम आगे रखकर चले तो जीत हमेशा हमारी होती है। साक्षी जी, आपका फाइनल कमेंट। और यही हमारी पार्टी का ही उद्देश्य है। मैं बस बिजली के ऊपर बोलना चाहूंगी। विकास के मुद्दे के साथ ही जो भी हमने कार्य किए हैं, जो भी हमारी योजनाएं हैं, हम उसी के साथ में जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो एक खुशी पहले जनता को यहाँ महसूस होती थी कि जब जब लाइट आती थी तो बच्चे खुश होकर, आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में कि बच्चे खुश हो जाते, आ गई आ गई आ गई। ये जो खुशी थी वो बीजेपी ने छीन ली है, क्योंकि अब 24 घंटे जिले में बिजली आती है, 18 घंटे हर तहसील में बिजली आती है। तो ये जो खुशी सपा देती थी वो हम नहीं दे पाते हैं। बस यही खुशी नहीं दे पाते। बाकी हर सुविधा जो भी हम देखिए अपने जिले में जाइए, वहां जाके ये जो शोर 55 आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मिशन 2022 काम पर जोर या हर तरफ शोर, जिस तरह से लगातार हर दल की तरफ से शोर आ रहा है, हर दल की तरफ से आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं, जनता तक किस तरह से विकास लेकर जाएंगे ये तो वक्त बताया, क्योंकि मिशन 2022 को लेकर वक्त कम है, काम ज्यादा है, काम पर ज्यादा फोकस करना हो। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.